नमस्कार दोस्तों। आज हमारी भारत के इतिहास की सेकंड क्लास होने वाली है। तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने भारत के इतिहास के परिचय की बात की थी कि इतिहास को कितने भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया था। तो हमने जाना था कि भारत के इतिहास को 3 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया था। तो वो 3 भाग कौन कौन से थे? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या वर्तमान या आधुनिक ऐतिहासिक काल। तो हमने जाना था कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हमने जाना था कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें हमने जाना था कि इसके लिखित साक्ष्य मौजूद थे। परंतु इस काल को पढ़ा नहीं गया। और मैंने आपको बताया था कि इस काल में जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने वाले थे। तो इस काल के अंदर हम कौन सी सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक का एक ज़िला था रायचूर। बात कौन सी थी? 1842 की। और रायचूर में एक स्थान था लिंगसूर। तो वहाँ से हमें पाषाणकालीन औजार मिले थे। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि ये 1842 की बात थी। तो ये बात कौन सी? वर्तमान काल की है। तो उन्होंने इन औजारों का पता लगाने के लिए कौन से काल के अंदर गए? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर गए। तो इन्होंने पाया कि जो इस काल के अंदर कौन सी सभ्यता पड़ती है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस काल के अंदर इन्होंने पाया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही शांतिप्रिय थे और यहाँ से किसी भी प्रकार के औजार के साक्ष्य में नहीं मिलते। तो मैंने आपको तब बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने वाले हैं। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि इसकी लिपि कैसी थी, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के कौन कौन से चीज़ें जिन्होंने वैज्ञानिकों ने खोज की वो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से मिली। तो हमने पाया कि आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य तो मौजूद थे परंतु इसको पढ़ा नहीं गया। और इसके अंदर बात करने वाले थे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी जिसको पढ़ा नहीं गया? ऐसे जिसके कोई ना कोई तो कारण होगा। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने भावों को चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। क्या? अपने भाव, जो अपने मन की बात थी उनको चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। इसलिए इस लिपि का नाम क्या था? भाव चित्रात्मक लिपि। क्या? कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मन के भावों को चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। इसलिए इस लिपि का नाम क्या हो गया? भाव चित्रात्मक लिपि। अब बात करें इस लिपि को लिखा कैसे जाता था, इसकी लिखावट कैसी थी। तो इसकी लिखावट इस प्रकार से लिखी जाती थी। ये लिपि इस प्रकार से। तो हमें पता लग रहा है कि ये सांप के आकृति की सांप चलता है तो इस प्रकार से ही चलता है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सर्पिलाकार लिपि। सर्पिलाकार लिपि। क्योंकि सांप जब चलता है, हमने देखा है सांप चलता है तो इसी प्रकार से चलता है। अब बात करें, हमने देखा है कि गाय को देखा है। तो गाय जब अपना मूत्र विसर्जन करती है तो वो आगे मूत्र विसर्जन करती है और आगे की तरफ जब चलती है तो कुछ इसी प्रकार की लाइनें, इस प्रकार की लाइनें ही पीछे की तरफ मुड़ती चलती है। तो इसको क्या गया? गोमूत्र लिपि। क्या कहा गया? गोमूत्र लिपि कहा गया था। तो इस लिपि की लिखावट कैसी थी? सर्पिलाकार, सांप की आकृति के अनुसार। और एक गोमूत्र गाय जब चलती है, मूत्र विसर्जन करती है तो कुछ इसी प्रकार की
लिखावट पीछे की तरफ लिखी हुई जाती है इसे। तो इसी लिपि को क्या कहते हैं, ब्रुस्टोफेदन लिपि। इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, ब्रुस्टोफेदन, या इसी को क्या कहते हैं, ब्रुस्टोफेदस लिपि। क्या, ब्रुस्टोफेदस लिपि। या तीसरा नाम क्या है इसका, ब्रुस्टोफेदन लिपि। क्या, ब्रुस्टोफेदन। अब इस लिपि को लिखा कैसे जाता है, तो इस लिपि को लिखा जाता है दाएं से बाएं। जो फर्स्ट लाइन होती है इसकी, प्रथम लाइन, कौन सी, प्रथम लाइन, ये कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। और दूसरी लाइन कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं। कैसे, बाएं से दाएं, सेकंड लाइन लिखी जाती है। और इस लिपि के अंदर जो मूल चिन्ह थे, कितने थे, 64। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के अंदर मूल चिन्ह कितने थे, तो कितने थे, 64 थे। और चित्राक्षरों की बात करिए तो कितने थे, 250 से 400 चित्राक्षर इस लिपि के अंदर सम्मिलित थे। अब बात करें, वेडन महोदय ने इस लिपि को प्रथम बार पढ़ने का प्रयास किया था। किसने, ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को प्रथम बार पढ़ने का प्रयास किसने किया था, तो किसने, वेडन महोदय। यहाँ लिख रहा हूँ वेडन महोदय, परंतु ये पढ़ने में असफल हुए थे। अब इसका क्या कारण था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसके प्रथम साक्ष्य में कहाँ से मिले। और तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, हड़प्पा से। कहाँ से मिले, हड़प्पा से। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, इसकी आगे बात करने वाले हैं। और हड़प्पा की बात करें तो यहाँ के जो कब्रिस्तान थे, यहाँ की एक जगह थी कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान कैसे थे, एच प्रकार के। कैसे थे, एच प्रकार के। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, तो कहाँ से, हड़प्पा से। और हड़प्पा में कहाँ, कब्रिस्तान एच से। कहाँ, और यहाँ से कुछ मोहरे में प्राप्त हुई। क्या हुई, मोहरे प्राप्त हुई, जिन पर इस लिपि के कुछ चित्राक्षर ऐसे बने हुए थे, तो जिनको वेडन महोदय ने प्रथम बार पढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे थे। तो अब सिंधु के अतीत की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले, कैसे ये इतिहास के अंदर सम्मिलित हुई। तो हमने जाना कि अब तक इतिहास के अंदर 4 सभ्यताओं के बारे में बात होती है। 4 सभ्यताओं की अब तक खोज हो चुकी है। तो वो 4 सभ्यताएं कौन कौन सी है, और हर एक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। तो प्रथम सभ्यता की अगर बात करें उसकी, तो पहली बात तो यह है कि अब तक कुल 4 सभ्यताएं प्रकाश में आई है। तो 4 सभ्यता कौन सी है, प्रथम तो ये है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कौन सी नदी किनारे स्थित है, दजला व फरात नदी किनारे। और ये सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता। तो पूछ सकते हैं कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, दजला व फरात नदी के किनारे। अगर भारत की बात करें तो अभी हरियाणा के अंदर एक कुलाल नामक स्थान है जहाँ से कुछ प्राचीन मृद भांड मिले हैं। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया और उन्होंने पाया कि ये जो मृद भांड है 6000 से 7000 ईसा पूर्व पहले के, परंतु अभी तक ये साबित नहीं हुआ। अगर ये साबित हो जाता है तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाएगी। अब दूसरी सभ्यता की बात करें तो मिस्र देश की सभ्यता। कौन सी, मिस्र देश की, मिस्र सभ्यता।
जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। अब तीसरी सभ्यता की बात करें तो अपनी आती है भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। अब बात करें चौथे सभ्यता की तो वो है चीन की वैंग हो। कौन सी है? वैंग हो। जो कौन सी नदी के किनारे है? पीली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे है? पीली नदी की। तो हमने जाना कि अब तक कुल 4 सभ्यताएं हैं जो प्रकाश में आई है। तो प्रथम कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कहाँ है? दजला व फरात नदी के किनारे। और यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन सी है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता? कौन सी है? तो वो कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब उसके बाद आता है मिस्र देश की सभ्यता। तो कौन सी नदी किनारे है? नील नदी के किनारे। फिर बात आती है हमारे भारत देश की। तो भारत देश के अंदर कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता है। और ये कहाँ है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आती है चीन की वांग हो, जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पीली नदी के किनारे। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब बात करते हैं 1826 की। कब की? 1826 की। तो 1826 में एक इतिहास करते एक जिनका नाम क्या था? चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन, जिन्होंने सर्वप्रथम, ये से जा रहे थे तो इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा के टिल्ले के बारे में, हड़प्पा के टिल्ले को देखा। क्या हुआ? हड़प्पा के टिल्ले को देखा। और इनका एक लेख था जो 1842 में आया था। कब आया था? 1842 के अंदर इनका एक लेख आया था जिनके अंदर इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा के टिल्ले के बारे में बताया था। कब बताया था? 1842 में अपने लेख में भारत में स्थित हड़प्पा के टिल्ले के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि हड़प्पा नामक एक प्राचीन नगर भारत में स्थित है। तो मैं अब आपके सामने ये चीज़ें बोर्ड पर लिख देता हूँ। अठारह सौ 26 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टिल्ले को सर्वप्रथम देखा। कब देखा? 1826 में। कब देखा? 1826 में। और 1842 में इनके प्रकाशित लेख में भारत हड़प्पा नामक प्राचीनतम नगर का उल्लेख किया। इन्होंने बताया कि भारत में हड़प्पा नामक एक प्राचीनतम नगर है। कब? इनका एक लेख आया था। जो कब आया था? 1842 के अंदर आया था। और सर्वप्रथम हड़प्पा के टिल्ले को कब देखा था? 1826 में। किसने देखा था? चार्ल्स नामक एक इतिहासकार ने देखा था। अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं 1851 से 1853 के बीच। तो 1851 से 1853 के बीच एक और इतिहासकार आए थे जिनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने हड़प्पा टिल्ले का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था। क्या किया था? सर्वेक्षण किया था। कब किया था? प्रथम बार किया था 1851 में। 2 बार किया था 1851 और 1853 के अंदर। किन्होंने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। क्या किया था? हड़प्पा टिल्ले का सर्वेक्षण किया था। और 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही हड़प्पा टिल्ले का मानचित्र या हड़प्पा नगर का मानचित्र जारी किया कि हड़प्पा कैसा दिखाई देता है। इनका मानचित्र किसने जारी किया? 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अब भारतीय पुरातत्व विभाग से अगर हम बात करें क्या होता है पुरातत्व विभाग,
तो क्या होता है, इसके अंदर जो प्राचीन नगरें हैं या जिन उन प्राचीन नगरों से क्या क्या प्राचीन चीज़ें हमें खुदाई के अंदर मिलती है, जैसे मृदभांड हो गए या भित्ति चित्र हो गए जो प्राचीन काल के हैं, उनका रख रखाव करना, उन नगरों की खोज करना, ये सब कौन से विभाग के अंदर आता है, पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। तो हमने क्या बात की कि 1851 में 1853 में कौन से वैज्ञानिक आए, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने हड़प्पा टीले का क्या किया, सर्वेक्षण किया। दूसरी बात करें तो 1856 की बात करते हैं। तो 1856 में कनिंघम ने क्या किया, हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। कब किया, 1856 के अंदर क्या किया, हड़प्पा टीले का मानचित्र जारी किया। और 1861 में क्या, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, किसने की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न RS पटवार रेट में पूछे गए हैं, तो इन सबको। तो अब बात करें कि 1856 के अंदर लाहौर से कराची तक, क्या, लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य अपनी चरम सीमा पर था। कब, 1856 की बात करते। और ये कार्य किसे सौंपा गया, बर्टन बंधुओं को। कौन से, किनको, बर्टन बंधुओं। इनका नाम क्या था, जॉन व विलियम, जॉन बर्टन और विलियम, किनको सौंपा गया, जॉन व विलियम, जिनको क्या कहते हैं, बर्टन बंधु, क्योंकि बर्टन की इनकी क्या थी, गोत्र थी, इसलिए इनका नाम क्या था, बर्टन बंधु। नाम क्या था इनका, जॉन और विलियम। अब अपने को पता है कि रेलवे लाइन कुछ इस प्रकार की होती है, क्या होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से। जो यहाँ इनके क्या लगता है, इसे सपोर्ट लगता है, क्योंकि बिना सपोर्ट के ये चल नहीं सकता, इस प्रकार से इसे सपोर्ट लगता है। तो क्या हुआ कि ये सपोर्ट, जो ये सपोर्ट लगते हैं, ये इनकी क्या आ गई, कमी आ गई, क्या आ गई, कमी आ गई। तो अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या देखा, एक टिल्ले को देखा, इस प्रकार से एक टिल्ला था, इस प्रकार से क्या था, टिल्ले को देखा। तो जो इनके नीचे जो मजदूर थे, तो इन मजदूरों को बर्टन बंधुओं ने क्या किया, आदेश दिया कि जाओ और इस टिल्ले की क्या करो, खुदाई करो, क्योंकि क्या पता यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ये टिल्ला कौन सा था, हड़प्पा का टिल्ला था। कौन सा टिल्ला था, हड़प्पा का टिल्ला। और इसके नीचे से एक क्या गुजर रही थी, इस प्रकार से एक नदी गुजर रही थी ऐसे। कौन सी नदी थी ऐसे, ये नदी थी रावी नदी। जब इस हड़प्पा टिल्ले की खुदाई की गई तो यहाँ से क्या मिली, ईंटें मिली। तो मजदूरों ने इन बर्टन बंधुओं को जाके बताया कि यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार की ईंटें नज़र आ रही है। तो बर्टन बंधुओं के आदेश पर इन मजदूरों ने क्या किया, इन ईंटों को निकाला। तो प्रश्न क्या बनता है कि हड़प्पा के टिल्ले से सर्वप्रथम ईंटें किसके कहने पर निकाली गई, तो किनके, जॉन व विलियम, जिनको क्या कहते हैं, बर्टन बंधु। तो हड़प्पा से ईंटें बर्टन बंधुओं के कहने पर निकाली गई। तो एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा के टीले से ईंटें किसके कहने पर निकाली गई, तो किसके कहने पर, बर्टन बंधुओं पे। और हड़प्पा का टीला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब शुरू हुआ, तो 1856 के अंदर। और ये कार्य, रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किसे सौंपा गया, तो बर्टन बंधुओं को, जिनका नाम क्या था, जॉन व विलियम। क्या नाम था, जॉन व विलियम।
तो बात करें अब भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी का, जिनका कार्यकाल कितना था 1848 से लेकर 1856 तक। कब? 1848 से लेकर 1856 तक। ये क्या थे, भारतीय रेलवे के जनक। और पहली रेल कब चलाई गई थी, 1853 के अंदर। कब? 1853 के अंदर। और कहाँ से कहाँ तक, तो बात करें तो मुंबई टू ठाणे। कहाँ चलाई गई, मुंबई टू ठाणे। ये प्रथम रेल थी। और कब चलाई गई, 1853 के अंदर। किनके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिनका शासनकाल कितना। अब हम बात करते हैं कि 1899 से 1905 के दौरान भारत के अंदर एजीजी एंड वाइसराय बनकर कौन आए थे, लॉर्ड कर्जन। कौन आए थे, लॉर्ड कर्जन। कब आए थे, 1899 से 1905 के मध्य। और इन्होंने क्या किया था, 1904 के अंदर भारतीय पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग की स्थापना की थी। हमने पहले बात की थी भारतीय पुरातत्व विभाग की, जिनकी स्थापना किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और इन्होंने किसकी स्थापना की, भारतीय पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग की। कब की थी, 1904 के अंदर। और इनका जो प्रथम महानिदेशक था, किनको बनाया, जॉन मार्शल को। किनको बनाया था, जॉन मार्शल को। और इस जॉन मार्शल ने अपने 5 एक टीम बनाई थी, जिनके अंदर 5 लोगों को सम्मिलित किया था। और इस समिति का जो कार्य था वो क्या था, भारत में जो प्राचीन इमारतें और नगरें हैं, इनका सर्वेक्षण एवं संरक्षण करना। संरक्षण का मतलब है देखभाल करना। अब जॉन मार्शल की टीम में कौन कौन से व्यक्ति थे, तो पहले व्यक्ति कौन थे, राय बहादुर दयाराम साहनी। दूसरे कौन थे, राखालदास बनर्जी। तीसरे कौन थे, माधव स्वरूप वत्स। और चौथे कौन थे, मार्टिन हिलर और अर्नेस्ट मेकी। ये 5 लोगों की टीम थी, जिसका निर्देशक कौन थे, जॉन मार्शल। कौन थे, जॉन मार्शल। अब इस टीम ने किन किन नगरों की खोज की, क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से प्राचीन पुरातत्व विभाग किससे संबंधित जो चीज़ें थी, इमारतें थी, उनकी खोज की, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।